दिल्ली सल्तनत का ट्रिक क्या था? गुल खिले तो सेंट लो, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। ये कंप्लीट पढ़ा दिए थे तुम लोग को। इसका संस्थापक के लिए पढ़ाए थे कि ऐबक जल गया खीबो से, पढ़ाए थे ना। ऐबक किससे जल गया था? खीबो से, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक। और जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, अब गौ से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, और खीबो में आता है खिजर खान, अब गौ से आता है बहलोल लोदी। 5 राजवंश, 5 संस्थापक। कहीं कोई दिक्कत है? तुमको एक और ट्रिक बताए थे, तुगलक सखी बताए थे ना। ये ड्यूरेशन बताए थे कि सर्वाधिक समय पर दिल्ली के सल्तनत पर कौन शासन किया था, तो वो किया था तुगलक सखी। समझ में? तुगलक सखी का मतलब होता है तो से तुगलक वंश, गौ से गुलाम वंश, लौ से लोदी वंश, को से कोई वंश नहीं है, को इसमें साइलेंट रहता है, सौ से सैयद वंश और खौ से खिलजी वंश। ये 3 चीज बताए थे ना कल तुम लोग को। हाँ, 3 चीज के आधार पर तुमको संस्थापक, वंश और ड्यूरेशन जो है कि कौन सा राजवंश कितने दिनों तक शासन किया है उसके बारे में लोग कंप्लीट जान लिए थे ना। गुलाम वंश पढ़ना शुरू कर दिए थे। कौन सा वंश? गुलाम वंश है ना। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का ड्यूरेशन कितना था? 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल दिमाग सबको क्लास में ही रखना है, इधर उधर भटकने का जरूरत अभी नहीं है। 1526 तक लेके जाएंगे, जब हम संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब। ठीक है, 1526 के बाद मुगल काल शुरू होता है। ठीक है, अभी फिलहाल देख रहे हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो सबसे पहले शासक था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर हम ऐबक लिखते हैं तो कहीं तुम लोग को समस्या तो नहीं होना चाहिए, हो जाएगा? नहीं। ऐबक के बाद कौन आया? ऐबक के बाद आया आराम शाह। कुछ दिन के लिए क्या आया? आराम शाह। ये हम सीक्वेंस इसलिए लिख दे रहे हैं कि तुमको सीक्वेंस में कभी कभी सजाने के लिए दे देता है कि इनके बाद कौन सा शासक आया था, तो हम लिख दे रहे हैं। इसका कोई यूज वैसे है नहीं। इसके बाद इल्तुतमिश का यूज है, उसके बाद बीच में कोई यूज नहीं, फिर आता है रजिया सुल्तान का यूज, फिर किसी का कोई यूज नहीं, फिर आता है बलबन का यूज। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको सीक्वेंस जानना होता है। तो ऐबक के बारे में पढ़ दिए थे, इसके बारे में तो कुछ पढ़ना नहीं है। फिर आए थे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन। क्या आया था? रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन हो गया। ठीक है, रुकनुद्दीन के बाद आया था रजिया सुल्तान। कौन आई थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन आया था? बहराम शाह। कौन आया था? सीक्वेंस याद रखो, नाम एक के जैसा लगता है तो हमेशा नसरुद्दीन। एगो मूवी में देख ले, नसरुद्दीन साहब बार बार उसी को याद करता है, वो नाम आसान से याद होता है। ठीक है, रजिया के बाद आया था बहराम शाह। क्या था? बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह के बाद आया था अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आया था? मसूद शाह लिखता है, अलाउद्दीन लिखने का जरूरत नहीं है, मसूद शाह। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद था। ठीक है, अब क्या हुआ? नसरुद्दीन शाह के कहने पे, ठीक है, बलबन क्या किया था? इसको गद्दी से हटा के इसका हत्या कर दिया था। समझ में आ रहा है? किसी कहने पर? नसरुद्दीन शाह। ठीक है, नसरुद्दीन शाह का जब उसको समर्थन मिला, साथ मिला, तो बलबन क्या किया था? इसका हत्या कर दिया और सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत है उसकी गद्दी पर किसको बैठा दिया? नसरुद्दीन शाह को बैठा दिया। ठीक है, और नसरुद्दीन शाह के समय ही बलबन सर्वशक्तिमान हो गया, मतलब उसके पास वो बहुत मजबूत हो गया। समझ में आया? किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन शाह के समय में। समझ में आया? क्यों इसके शासनकाल में वो शक्तिशाली हो गया? क्योंकि नसरुद्दीन शाह राजा हो गया और राजा का वो बहुत करीबी था। कौन? बलबन। बलबन के बारे में कल तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ाए थे। अभी फिलहाल इस सीक्वेंस में कहीं कोई दिक्कत है? इसके बाद जैसे ये मरता है, इसके बाद आता है कौन? बलबन। ठीक है, तो हमको पढ़ना किसके बारे में? अभी फिलहाल बलबन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बलबन के बाद 2 और शासक आता है। सुस्त क्यों? जाना घर, टेंशन मत लो, एकदम कर्मा जाके एकदम ड्रामा कर्मा करते रहना एकदम। ठीक है, और ओरिजिनल कर्मा क्या होता है पता है ना? जो तुम कर्म करती हो वही हमारा ओरिजिनल कर्म है। पूजा पाठ तो होते ही रहता है, अगरबत्ती तो जलते रहेगा, कोई दिक्कत है? चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक था? 1210। ये इसका ड्यूरेशन 1210 ही था। समझ में आ रहा है? और इसके बारे में तुमको बार बार बताते हैं, कहीं कहीं 1211 देगा, लेकिन ज़्यादातर 1210 से लेके 1236 तक देता है। समझ में आ रहा है? ये 11 हम ऑब्लिक दे के लिख दिए हैं। अगर 10 ऑप्शन में रहेगा तो यही देना, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए आया था, कुछ महीनों के लिए आया था, 1 साल भी शासन नहीं किया था। ठीक है, कौन? आराम शाह। ठीक है, अब आता है रुकनुद्दीन। क्या आता है?
ये 1236 में कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए हुआ, तो ये 1236, इसका भी ड्यूरेशन कुछ नहीं लिखना है। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240, ठीक है। बहराम शाह 1240 से लेके 1242, फिर आता है मसूद शाह 1242 से लेके 1246, फिर आता है नसरुद्दीन शाह 1246 से लेके 1266, ठीक है। सबके मुंह से वैसे जवाब आना चाहिए, एकलौता पढ़ रहा है इसका मतलब है। तुम लोग भी जवाब दो, कंपटीशन में आगे निकल जाएगा, यहीं से कंपटीशन तुम लोग का होना शुरू हो जाएगा। अब आता है कौन? बलबन। क्या आता है? बलबन। अब पेशेंट, क्या दोनों के दिमाग में चल रहा है? सुस्त क्यों हो? टेंशन वंशन है? एकदम फ्री होके रहो, ठीक है। बलबन का ड्यूरेशन होता है 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तुमको सीक्वेंस भी लिख दिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं किसके बारे में? गुलाम वंश का जो शासक था। बलबन के बाद दो शासक और आता है, एक आता है केकुबाद और एक आता है क्यूमर्स, ठीक है। वो 1290, मतलब 86 से 90 के बीच में दो शासक आ जाता है। समझो को कितना योग और कितना महान होगा, समझ में आया? अब 1290 के बाद शुरू हो जाता है कौन सा वंश? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है वो बलबन का हत्या करता है, और केकुबाद और किसका? क्यूमर्स को भी हत्या करके वो अपना एक नया वंश का स्थापना करता है, खिलजी वंश का। और खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1209 से 1320, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं 1206 से लेके 1290 पढ़ रहे हैं। इस क्रम में क्या क्या घटना हुआ है वो तुमको कंप्लीट रजिया सुल्तान तक बता दिए हैं। कहीं को दिक्कत है? रजिया सुल्तान के बारे में बताए थे कि ये एक महान शासिका थी और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका थी। प्रथम और अंतिम महिला शासक यही थी पूरा दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा कोई भी महिला शासिका नहीं बनी थी। तो प्रथम भी बोल देंगे और अंतिम भी बोल देंगे। कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके अंदर मतलब योग्यता में कोई कमी नहीं था, लेकिन इसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि ये बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकी। हालांकि इसमें योग्यता में कोई कमी नहीं था, ये चाहती तो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था उसको बहुत बढ़िया से विस्तार कर सकती थी। लेकिन जो चालीसा दल वाला था, ठीक है, चालीसा दल का स्थापना कौन किया था भाई? इल्तुतमिश, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी उसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगामी बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत होगा तो एकदम पूछते जाना सवाल। तो चालीसा दल का स्थापना कौन किया था? तुर्कान ए चहलगामी। वही जो था सॉरी इल्तुतमिश, वही जो था रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि तुर्कान ए चहलगामी में 40 तुर्क सरदार रहते थे। कितना? 40 तुर्क सरदार। अब 40 तुर्क सरदार के बीच में एगो महिला आके शासन करेगी तो वो उन लोग को कबूल नहीं था, जिस कारण उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रच के रजिया सुल्तान का भी हत्या करवा दिया था 1240 में, हरियाणा का कैथल में। कहाँ था जगह? याद रखना, ठीक है। हरियाणा से लड़ने के लिए पूरा प्रसिद्ध है, पूरा महाभारत तक हरियाणा हो गया। कुरुक्षेत्र हुआ था ना, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। कैथल कहाँ है? हरियाणा में। मतलब अखंडा मरखंड जगह, इसीलिए वहाँ से अभी भी पहलवान जो निकलती है ना, सब ज़्यादातर हरियाणा से निकलती है ना। एकदम लंबा चौड़ा अव्यूह रहता है सब, और खूब कुश्तीबाजी करता है। तो एक तरह से कहते हैं मरखंड। हरियाणा वासी बुरा मत मानना, मरखंड नहीं कहने का मतलब समझो कि वो एकदम युद्ध क्षेत्र के लिए ही जाना जाता था। कौन? हरियाणा। और वो सेंटर पॉइंट में पड़ता था, क्योंकि जो भारत का बॉर्डर था ना, वो पंजाब उंजाब उसमें जो पाकिस्तान था, उधर से लोग अफगानिस्तान साइड से इन करते थे दिल्ली आने के लिए। और दिल्ली के पास ही क्या था? हरियाणा। तो वहीं पे जब युद्ध वगैरह होता था तो ऑटोमेटिकली युद्ध होते होते वो युद्ध का मैदान एक तरह से हो गया। कुरुक्षेत्र भी वहीं लड़ा गया, समझ में? महाभारत जिसको कहते हैं कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, है ना। पानीपत प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना। उसके बाद तराइन का कितना युद्ध कहाँ हुआ था? बकलोबा। प्रथम द्वितीय जानता है, प्रथम तृतीय नहीं जानता है। बकलोबा। प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? द्वितीय किसके बीच में? 1191 और 92, यही तुम लोग जानता है। एगो 1215 में भी युद्ध हुआ है, समझ में आ रहा है? 1215 में ले सीख लो। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1215 में ये युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में। कौन से किसके बीच में? यालदोज, ठीक है। क्योंकि यालदोज जो था ना वो सेनापति था, किसका था पता है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलाम बन के आया था मोहम्मद गौरी के साथ। कौन कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यालदोज और कुबाजा, समझ में आ रहा है? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी संभाल लिया था, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का स्थापना कर दिया था, तो बाकी जो 3 थे ना, सबको वो सेनापति नियुक्त कर दिया और किधर अलग अलग
राज्य का जमीन उसको दे दिया, अब बोला जाओ वहीं पे जमींदारी करो और अपना खाओ पियो गुजर बसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय, इसका जब आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो याल्दोज भी क्या करता है, चैलेंज करता है कि हम दिल्ली का गद्दी पर बैठेंगे। समझ में आ रहा है, गुलाम वंश का जो गद्दी है उस पर अब मेरा अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सीनियर हैं। समझ में, इल्तुतमिश बोला पकड़, तुम सीनियर है तो उससे क्या हो गया, हम इसका दामाद है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तुमको नहीं पता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब बेटी फंसा लिया था किसका, मोहम्मद गौरी का, तो उससे बियाह हो गया था, ससुर हो गया, और उसी का देन है दिल्ली तुम लोग का है आज। अब हम फंसा लिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को, तब वो मेरा ससुर है, तो अब दिल्ली किसका होगा, मेरा होगा। ये अपना रिलेशन के तौर पे भी अपना दावा दे रहा था और योग्य था, नो डाउट। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में बोला आओ फरिया लो। समझ में आ रहा है, ये बोला नहीं हम सीनियर हैं। कौन, याल्दोज बोला कि हम सीनियर हैं, बूढ़ा हो गया भाई, हमें ये अधिकार तो अब मेरा ही बनता है सीनियरिटी के तौर पे। बोला कोई सीनियरिटी नहीं, लड़ लो, जो योग होगा वो गद्दी पर बैठेगा। ये दोनों 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ है, ध्यान रखना, तराइन का तृतीय युद्ध याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। तो एकदम ये सब खोपड़ी खोल खोल के पढ़ना आराम से। कहा है कि दूगो जो युद्ध था ना 92 और 91, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है, इससे बहुत खिचड़ी परोसन वाला सवाल हो गया। अब तीसरा पर पॉसिबिलिटी जाएगा, ठीक है। इसीलिए तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। बाकी इल्तुतमिश का तो कंप्लीट जानकारी दी है, बहुत ज्यादा बकना नहीं है इसके बारे में। रजिया सुल्तान का हत्या कहाँ हो जाता है, कैथल में, ठीक है। कुछ गुंडा मिलके घेर के उसका हत्या कर देता है, जिस पर अभी बॉलीवुड वाला गानों निकाल दिया है ना। अब अल्लाह ही बचाए जान, रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन रजिया को अल्लाह बचा पाया, हाँ, भाला भोंक दिया। इसलिए तुम्हारा कर्म ही तुमको बचाएगा। अच्छा कर्म करो, ठीक है, सबका दिल पे राज करो, और दिल पे राज करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, सहानुभूति की जरूरत होती है, हौसला की जरूरत होती है, तुम्हारा अच्छे विचार की जरूरत होती है। अगर अच्छा विचार है तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुनता ही होगा। जब वो अपने लाइफ में अनसक्सेस हो गए थे, जब लगा कि नहीं उनको अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, उनको कहीं सफलता नहीं मिल रहा है, तो यमुना तट पर उनको ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई उनको साधु महात्मा बोला था कि आप कोई बड़े कार्य के लिए बने हो, आपसे ये छोटा मोटा कार्य नहीं कराया जाएगा। अब तुम उनके बारे में जब आत्मकथा पढ़ोगे, जब जीवनी पढ़ोगे, तो उनके बारे में पता चलेगा कि वो पेपर भी बेचते थे, है ना, पेपर बेचते थे। तो समझो कि कितने रईस परिवार से होंगे, ये तो तुम लोग अनुमान लगा सकते हो। उसके बाद भी आज उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? इसीलिए अपना कर्म पे हमेशा भरा करो, कर्म अच्छा करोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। भाई के लिए जो अभी कर्म कर रही है ना, अपना कर्म अच्छा करो, भाई सब सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भाई का इज्जत बहन में ही होता है और माँ में ही होता है। अगर तुम लोग सही सलामत हो तो कर्मा सबका अपने अच्छा होते रहेगा। रजिया के बारे में हम लोग तो कंप्लीट देख लिए थे। बहराम शाह के बारे में कुछ पढ़ना है? एकदम नहीं, बकलोल 40 में या 42 में उसको अपदस्थ कर दिया था मसूद शाह। अब मसूद शाह जब गद्दी पर बैठा तो नसरुद्दीन शाह के कहने पर बलबन इसका क्या करता है, हत्या करता है। इसका हत्या कौन कर दिया, बलबन। कहीं को दिक्कत है? बलबन हत्या करता है किसका, मसूद शाह का। अब मसूद शाह का हत्या करने के बाद गुलाम वंश का जो गद्दी है उस पर बैठा जाता है कौन, नसरुद्दीन शाह, ठीक है। नसरुद्दीन शाह से एक सवाल बनता है कि जो गुलाम वंश में मितव्ययी किसको कहा जाता है, मितव्ययी। मित का मतलब कम और व्यय का मतलब खर्चा। कम खर्चीला शासक की सुल्तान किसको बुलाता है, तो नसरुद्दीन शाह। इसके बारे में ऐसा बुलाता है कि अपना टोपी बुन बुन कर ही क्या करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी बनाता था, उसको बेचता था और उसी से अपना खान पान जींस जूता खरीदता था। उस समय जींस जूता नहीं, मतलब जो राजा का पोशाक वगैरह है, कहने का मतलब है। लेकिन क्या ये गरीब था, मितव्ययी था, मतलब पर्सनल खर्चा करने के लिए वो पर्सनल काम करता था, ताकि उससे लोग इंस्पायर होके क्या करें, सब अपना अपना काम करे, कोई शर्माए नहीं। ये तो भी एग्जाम्पल पुट होगा ना भाई कि एक राजा होने के बाद, एक सुल्तान होने के बाद भी वो टोपी सीन के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में तुम लोग सुनता है ना, वो चरखा चलाते थे। इसका मतलब थोड़ी थे वो गरीब परिवार से थे, वो एक सिंबल था। समझ में आ रहा है कि मतलब सादगी ही जिंदगी है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई रईस आदमी कोई काम कर रहा है ना, तो उससे बहुत सारे गरीब आदमी इंस्पायर होकर वो काम करते हैं। ऐसे अगर कोई गरीब आदमी स्टार्ट करता है ना, तो उससे लोग इंस्पायर नहीं होते हैं, इवन उसको डिमोरलाइज कर दिया जाता है बड़ों के द्वारा। समझ में आ रहा है ना। तो बड़े बड़े लोग कभी भी तुम लोग देखेगा, जब IAS IPS का जब जीवनी वगैरह आत्मकथा वगैरह लिखाता है ना, तो जो रईस खानदान का बेटा होता है ना, उसका आत्मकथा प्रिंट नहीं होता है पेपर में ज़्यादातर, ठीक है। जो साइकिल छाटने वाला, पेंचर छाटने वाला, गैरेज चलाने वाला, इस तरह का जो बेटा होता है ना, वो जाके जब IAS IPS बनता है ना, तो इतना बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता है न्यूज़ में। समझ में आ रहा है। और टीवी पर भी एकदम पूरा न्यूज़ चलता है कि आज पेंचर छाटने वाले का बेटा UPSC टॉपर, ठीक है। और उसका एकदम आत्मकथा निकालता था, बाबू कैसे बना, तो बोलता था कुछ नहीं था, जामुन चाट के, गुड़ चाट के, रात रात टीक में रस्सी बांध के हम लोग दिया के नीचे पढ़े। खैर उतना भी मजबूरी नहीं होता है, लेकिन ऐसा स्टोरी
बनाया जाता है, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है ना, जो गरीब परिवार से लोग बिलोंग करता है ना, वो इस चीज़ से इंस्पायर हो कि जब वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं। हालांकि भारत है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। हम लोग अनुमान के आधार पर किसी को सही या गलत नहीं कर सकते हैं। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और पेपर बेचने वाला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है, चरखा चलाने वाला राष्ट्रपिता बन सकता है, तो खैर यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अपना हौसला और अपना जो पथ है उसको अडिग रखना, उसको टूटने मत देना। सफलता तो मिलना ही है, अगर समय देगा तो सफलता मिलेगा, कोई दिक्कत। नसरुद्दीन शाह क्या था, मित व्ययी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग बलबन के बारे में। मेन तो स्टोरी इसके बारे में पढ़ना है। चलो आज का कहानी कथा किसके लिए है, बलबन के लिए। बलबन के बारे में थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये क्या है, बलबन। इसका ड्यूरेशन था 1266 से लेके 1286 तक, ठीक है। 86 लिख देंगे, समझ जाएगा ना, 1200 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना समझदार तो तुम लोग हो कि ए पर एप्पल बोलेंगे तो एप्पल अब दिखाना नहीं पड़ेगा। समझदार है कि नहीं। काय इनको फीवर हो गया, तुम सुस्त, ठीक है, तुम कोई दिक्कत, फीवर को मार दे दो। फीवर आना मतलब शरीर को अलर्ट करना कि तुम्हारे पास कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, तैयार हो जाओ, ठीक है। तकलिया, अपना जितना भी सेनापति है उसको तैयार करो, और WBC को बोलो तुम एक्टिव रहना, किसी को भी घुसने मत देना। 1266 से लेके 1286 तक किसका ड्यूरेशन था, बलबन का, ठीक है। बलबन जब गद्दी पर बैठा ना, बेसिकली न्याय के लिए भी जाना जाता है, नो डाउट। बलबन क्या था, न्याय के लिए भी जाना जाता है। रीजन क्या था कि ये जो है ना, राजा का राजत्व का सिद्धांत लाया। क्या लाया, राजा का राजत्व का सिद्धांत। ये बोलता था ना कि राजा जो है ना, वो अल्लाह का दूत है। क्या है, अल्लाह का दूत है। अल्लाह का दूत इन द सेंस कि अल्लाह का जितना भी मैसेज आता है पृथ्वी पर, उसको प्रचार प्रसार करने का काम यही करेगा। हालांकि इसका काम, ये करने का काम पैगंबर का होता था, लेकिन ये अपने आप को भी अल्लाह का दूत बोला है ना। इसीलिए बोला कि हमारा जो सिद्धांत होगा वही सर्वोपरि होगा, यहाँ कोई चालीसा दल काम नहीं करेगा। क्योंकि पहले जो राजा चल रहा था ना, वो किसके कहने पर चलता था, चालीसा दल। 40 तुर्क सरदार का जो दल था ना, चालीसा दल, स्थापना कौन किया था, इल्तुतमिश। ये पढ़ाए थे ना, यही स्थापना किया था किसका, चालीसा दल का। और इसी का सलाह लेके, ठीक है, ये जो गुलाम वंश वाला था अपना साम्राज्य को लेके चल रहा था, ठीक है। कुछ भी सलाह लेना होता था तो किससे लेता था, चालीसा दल वाला से। ये बोला कि हम राजा का राजत्व का सिद्धांत करेंगे, मतलब हम सर्वोपरि, हम जो बोलेंगे वही होगा। समझ में आ रहा है, एकदम निरंकुश शासक कि हमारा वचन ही हमारा शासन है, कोई इसको काट नहीं सकता है। मैं बाहुबली मूवी देखा है ना, हमारा वचन ही हमारा शासन है, वही यही था। वचन हमारा शासन का मतलब होता है कि बोल दिया वही होगा। समझ में आ रहा है ना, इसको कोई काट नहीं सकता है। और जिसको कोई काट नहीं सकता है उसको निरंकुश कहते हैं। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी का रोक ठोक ना हो। समझ में, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, ये निरंकुश शासक कहलाने लगा। एक तरह से समझे तो डिक्टेटरशिप की ओर इसका शासन करने लगा कि हम जो बोलेंगे वही होगा। हालांकि ये प्रजा के बारे में बहुत भला सोचता था, नो डाउट, न्याय के लिए भी प्रचलित था, लेकिन जो शासन करने का तरीका था, ये बोला कि हम जो बोलेंगे वो होगा, किसी भी तुर्क सरदार का यह जरूरत नहीं है। और चालीसा दल, जिसको हम लोग कहते हैं चालीसा दल, क्या बोलते हैं, इसको बोला खत्म करो। समझ में आ रहा है, यही सब नौटंकी करते रहता है, खूब मेरे पीठ पीछे भी सब षड्यंत्र करेगा। और हम इतिहास देखते आ रहे हैं, ऊपर नीचे रजिया को मरवा दिया था यही लोग। समझ में आ रहा है, और हमसे तो ऐसे भी जलन है लोग का है कि हम भी गुलाम हैं। समझ में आ रहा है, ये भी गुलामे था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, ये जान रहा था कि हम भी गुलाम है। आई लोग सरदार अपने आप को तो योग्य पढ़ा लिखा पंडित समझ रहा है, तो हमको तो वैल्यू तक करेगा नहीं। हालांकि इसमें योग्यता का कोई कमी नहीं था, एक गुलाम था। और गुलाम होने के बाद ये सोचता था ना कि किसी भी तरह हम चालीसा दल में एंट्री मार लें। समझ में आ रहा है, चालीसा दल समझो एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री था। MP का चुनाव जो जीत जाता है ना, समझ रहा है, हम लोग के एरिया में उसाड़ हो जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट जाता है तो उसको उतना वैल्यू नहीं मिलता जितना कैबिनेट को मिलता है ना। तो ये सोचता था, देखो गुलाम तो था, सेना में भी शामिल हो गया, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था, चालीसा दल में शामिल होना। समझ में आ रहा है, चालीसा दल में शामिल होना। नसरुद्दीन शाह के मदद से ये चालीसा दल में इन कर गया, और चालीसा दल में घुसने के बाद ये धीरे धीरे उसी के अंदर भीतर हाथ करना शुरू कर दिया। कौन, बलबन। एकदम षड्यंत्र रचने लगा कि किसी भी तरह चालीसा दल का जो विश्वास है ना लोगों में, उसको तोड़ा जाए। समझ में आ रहा है, तो हमेशा गलत काम करने के लिए प्रवोक करता था ये कौन, बलबन। किसको, चालीसा दल वाले को। ऊपर से राजा को बताता कि देखिए ये लोग अब ये महीना में ये चीज करेंगे, घोटाला करेंगे, फलना करेंगे, ढिकना करेंगे, चोरी करेंगे, सब कुछ पर राजा को बता भी देता था, और यही मोटिवेट करता था वो काम करने के लिए। अब जैसे चालीसा दल उस पर काम किया, राजा को पहले से बतैले है। इससे क्या हुआ कि चालीसा दल बर्बाद भी हो रहा था और राजा के करीब भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, राजा का विश्वास जीत रहा था। अब ये घुस गया था चालीसा दल में, और जब इनका मृत्यु होता है, किसका, नसरुद्दीन शाह का, बस गद्दी पर कौन बैठ जाता है, आई जानता है। सबसे नौटंकी बात यही 40 को बुढ़वा है,
दाढ़ी वाला, सब पहले इसको निपटाओ। और सबसे पहले किसको खत्म कर दिया, और उसको क्या लागू किया, राजा का राजत्व का सिद्धांत। समझ में आया, कोई दिक्कत है? राजा का राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो बोलेगा वही होगा, इसको किसी का सलाह का जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने दरबार में नया ये सजदा और पैगोस पद्धति चालू किया था। क्या क्या था, सजदा और पैगोस। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, पैगोस पद्धति। समझ में आ रहा है? सजदा और पैगोस पद्धति एक ईरानी पद्धति है। क्या है, ईरानी पद्धति है। हालांकि तुम लोग इस्लाम धर्म में देखता होगा, हाथ को लोग चूमता है, पैर को लोग चूमता है अपने से बड़ों को। सिंपल सा लॉजिक, जैसे हम लोग करते हैं ना, बड़े के पैर जितने हमसे बड़े जो होते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं ना, उसमें पैर को चूमा जाता है, हाथ को चूमा जाता है। तो सजदा और पैगोस, ये जो सजदा वगैरह वर्ड होता है ना, बेसिकली सजदा उजदा जो इस्लाम वर्ड में है, वह था किसी के सामने सजदा करने का जरूरत नहीं है, लोग अल्लाह के सामने ही झुकेगा और किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं है। सजदा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम। समझ में आ रहा है? हम सूत के पैर को चूमना, ऐसे करना, ये सब लागू कौन कर दिया था अपना दरबार में, बलबन लागू किया था। कौन क्या था, ईरानी पद्धति था सजदा और पैगोस। पैगोस का मतलब होता है दोनों हाथ ऐसे लो, अपने से बड़ों पर उसको चूमो और आमीन तामीन जो बोला जाता है उसको बोलो, है ना। हम लोग भी बोलते हैं जय श्री राम, बोलते हैं ना, जय श्री राम, प्रणाम करके आप तो एकदम होता है ना। अब प्रणाम ना बोल के जय श्री राम, तो उन लोग का भी होता है आमीन का मतलब होता है कबूल हो, है ना। जो तुम्हारा मन में हो वो भगवान तुम्हारी, अल्लाह तुम्हारी मन की भावनाओं को पूरा करे, ठीक है। आमीन का मतलब तो यही होता है, यही होना चाहिए। चलो, आमीन का मतलब सिंपल भाषा में हाँ, मतलब सपोर्ट है उसका। सजदा और पैगोस पद्धति चालू कौन कर दिया था, बलबन। ये VVI नोट करना। चालीसा दल को समाप्त कौन कर दिया था, बलबन। और जब राजा का राजत्व का सिद्धांत चालू किया था ना, तो लोग तो होता है ना कि जनता लोग तो विरोध करेगा ही करेगा उसका, है ना। वो दिखा दिया कि तुम्हारे पास खून है, हमारे पास तलवार है, दोनों मिलेगा तो बन जाएगा रक्त एवं लोह की नीति। क्या बन जाएगा, रक्त एवं लोह। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारा खून हमारा तलवार, और दोनों मिलेगा तो बन जाएगा रक्त लोह। तो रक्त और लोह नीति का सिद्धांत जो है कौन चालू किया था, बलबन। एकदम VVI है ये सब चीज जो लिख रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रक्त एवं लोह नीति का सिद्धांत, लोह नीति लिखे, लिखते कोई दिक्कत, सिद्धांत लिखना जरूरी है। सजदा पद्धति, पैगोस पद्धति, रक्त एवं लोह नीति, कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना। चलो, बलबन के बारे में देखना। उसके बाद क्या था, राजा का राजत्व का सिद्धांत। ये देख लेना, राजा का राजत्व, ठीक है, इसका सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत काल नहीं लगाएगा। कौन चालू किया था, मतलब हमारा वचन ही हमारा शासन है, हमको किसी का जरूरत नहीं है। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा? तो बलबन के बारे में, बलबन जब आया था यहाँ पे तो बेसिकली ईरानी परंपरा को बहुत कुछ लागू किया। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल चालू किया था, नवरोज। क्या क्या था, नवरोज। रोज का मतलब क्या होता है, ROS, रोज, गुलाब। हाँ, ROS मतलब गुलाबे होता है। इस सोचिए ना कि हम तो समर्थन नहीं करेंगे, क्या सर कौवा उड़ मैना उड़ खिलाते हैं, हम भैंसियों उड़ाइए देते हैं। तो यहाँ पे ROS का मतलब रोजे होता है, और DAY का मतलब दिन होता है ना, और उसको हम लोग कहते हैं रोज। क्या कहते हैं, रोज। रोज रोज कहाँ आता है, तुम नहीं बोलते अपना भाषा में, रोज रोज एक ही चीज खिलाते हो, बोलते हैं ना। हाँ, रोज रोज वहीं जाए पढ़ने के लिए, ऐसा हमारा सेंटेंस होता है। तो रोज रोज का मतलब होता है प्रत्येक दिन। क्या होता है, प्रत्येक दिन होता है ना, प्रत्येक दिन। तो नवरोज पर 9 दिनों का जो त्यौहार था वो कौन चालू किया। आज हम लोग नवरात्रि मनाते हैं ना, मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, और वो नवरोज फेस्टिवल लाया। तो पूछा जाए कि भारत में नवरोज फेस्टिवल का शुरुआत किसने करवाया था, तो क्या बोलेंगे, नवरोज। ठीक है, नवरोज। आज बकलोल नहीं आया, हमको क्लास लेने में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, उसको देखते हैं थोड़ा सा ठीक लगता है ना। खैर, नवरोज पर समझ में आ गया ना। हाँ, तुम लोग साथ कमी खलने नहीं दे रहे हो, कम से कम एनर्जी मेंटेन तो नहीं करके रखे हो ना क्लास में। चलो, नवरोज वाला फेस्टिवल यानी नवरोज पर्व का शुरुआत किसने किया था, चलो मेरे सामने बोलेगा। चालीसा दल को समाप्त किसने किया था, सजदा पद्धति, पैगोस पद्धति, राजा का राजत्व का सिद्धांत, रक्त एवं लोह नीति। नवरोज पर्व का शुरुआत किसने किया था, बलबन। बलबन समझो कि अपने आप में एक बहुत बुद्धिमान और बहुत योग्य व्यक्ति था। समझ में आ रहा है। कहाँ एक गुलाम, फिर सेना, फिर सेना से चालीसा दल, आज चालीसा दल से सीधे कहाँ पे, गद्दी। समझ में, और गद्दी पर बैठने के बाद भी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरा 20 साल के लिए। समझ में आ रहा है। देखो, नसरुद्दीन शाह भी 20 साल शासन किया है, और उसके बाद ये भी 20 साल शासन किया है। बाकी देखो ये सब क्या है, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 4 साल, नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत है। एगो 26 साल तक शासन किया था इल्तुतमिश, उसके बाद ये लोग कोई शासन किया कर पाया है बीच में ढंग से, कोई नहीं कर पाया, कोई दिक्कत है। फिर 20, 20, 40 तो यही नसरुद्दीन और बलबन मिलाओ, और उसके बाद तुम 26 मिला लो किसका,
इल्तुतमिश का, तो 66 होता है। 66 बस 3 को मिलके किया है, अब बाकी सब मिल के किया है कितना, 24 साल। समझ में आ रहा है, चूंकि 90 में तो खत्म हो जाता है, 24 साल कहाँ किया था, 1206 से शुरू हुआ है ना, 20 साल तक उसके मतलब किया है, कितना किया है, 20 साल के आसपास। कहीं कोई दिक्कत है? चलो 20 साल में 4-5 को शासक घुसता है, तो बलबन भी पूरा योग्य था, नो डाउट। कोई दिक्कत है? बलबन के बारे में कभी कभी वंश पूछेगा ना, वंश तो यहीं से तुमको बता दिए, ये सब इलवरी या शमसी वंश भी इसमें एग्जाम्पल देता है, ये इल्तुतमिश में ही बता दिए है ना। देखो ये गुलाम वंश को कहीं कहीं गुलाम ना लिख के मामलुक वंश लिख देगा, क्या लिखेगा, मामलुक। लेकिन इंडिविजुअली कभी कभी पूछेगा किसके बारे में, इल्तुतमिश, तो इसके बारे में शमसी या फिर इलवरी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जिस समय हम इल्तुतमिश पढ़ाए थे ये वंश के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिए थे। देखो अब क्या हुआ कि 1286 ईस्वी में, कब, 1286 ईस्वी में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, नहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन नहीं बोलेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो क्या किया, इसका हत्या कर देता है, किसका, बलबन का। ठीक है, अब बलबन का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी एक सेना था, क्या था, सेना था, नॉर्मल सेना था, लेकिन हत्या किसका करता है, बलबन का। बलबन का जब हत्या हो जाता है कब, 1286 में, तो यहाँ का गद्दी पे बैठता है केकूबाद, क्या बैठता है, केकूबाद। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कौन बैठता है, केकूबाद। अब 1286 से लेके 1288 तक इसको मानो, 1286 से 88 तक, समझ में आया, कौन गद्दी पर रहा, केकूबाद। केकूबाद को रिप्लेस करता है क्यूमर्स, क्या करता है, क्यूमर्स। समझ में आया, क्यूमर्स करता है 1286 से लेके 90 तक। आज क्यूमर्स को भी रिप्लेस करके गद्दी पर कौन बैठ जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। समझ में आ रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको पूरा बोलेंगे, तो जलालुद्दीन खिलजी बैठा था कौन गद्दी पर, गुलाम वंश की गद्दी पर। लेकिन इसको, इसके साथ कोई इमोशन नहीं था, इसीलिए बोला हम गुलाम वंश को आगे नहीं ले जाएंगे, हम एक नया वंश का स्थापना करेंगे, वो वंश का नाम क्या रहेगा, खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अब, तो डिटेल पढ़ेंगे कि वो कहां से कहां शासन किया था। 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन कौन किया, खिलजी वंश। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद तुम लोग को समझ में आ रहा ना क्या पढ़ना शुरू करेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग खिलजी वंश वी मस्ट रिवाइज अबाउट गुलाम डायनेस्टी, गॉट इट। चलो एक बार देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक, ड्यूरेशन। अगर पूछा जाए कि किसको लाख बख्श कहा जाता है, किसको हातिम बोला जाता है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, है ना, कोई दिक्कत, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु थे वो कौन थे, बख्तियार काकी। कोई दिक्कत है? ये सब चीज तो तुमको बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे होता है, किस दिल्ली सल्तनत के राजा का जो मृत्यु है वो चौगान खेलते समय हो गया, कब हुआ था। अब तुम लोग से क्वेश्चन घुमा के पूछे या उल्टा के पूछे दिक्कत होगा। हाँ, पूरा कंप्लीट फाउंडेशन रखा रहा है कि नहीं, अगर पिलर स्ट्रांग है तो आने वाला छत को तो संभालिए लेगा, है ना। इसीलिए जब अभी क्लास चल रहा है फाउंडेशन का, इसको बहुत बढ़िया से देखना। यही सब क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव लगा के पूछेगा कि हातिम किसको कहा जाता है ना, और क्या बोलता है उसको, कुरान खान किसको बोला जाता है, ठीक है, लाख बख्श किसको बोला जाता है, लाख बख्श इल्तुतमिश को क्यों, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों बोला जाता है, हाँ, गरीबों में वो लाखों का दान देता था, इसीलिए उसको लाख बख्श बोला गया। कोई दिक्कत है? तो कुतुब मीनार का निर्माण हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुब्बतुल इस्लाम हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत है? देखो 2.5 जो कुतुब मीनार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, कुतुब मीनार और चार मीनार समझ लेना। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में, और कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये 2 फ्लोर तक ही बना पाया। उसके बाद जो पूरा संपूर्ण काम था वो कौन करवाया था, इल्तुतमिश करवाया था। तो कभी कभी क्वेश्चन करना, बेसिक को समझना कि वो फाउंडेशन के बारे में पूछ रहा है कि समाप्ति के बारे में पूछ रहा है ना, शुरुआत के बारे में पूछ रहा है कि अंत के बारे में पूछ रहा है। अंत पूछेगा तो क्या लगा देंगे, इल्तुतमिश के बारे में लगा देंगे, और शुरुआत पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लगा देंगे। कोई दिक्कत है? देखो बलबन का जो एक बलबन को एक उपाधि दिया गया, क्या दिया गया था, उलुग खां का उपाधि था बलबन को। क्या होता, उलुग खां, उलुग
ठीक है। उलूग खां किसको बोला जाता था? बलबन को। ठीक है, उलूग खां का उपाधि बेसिकली नसरुद्दीन शाह ही इसको दिया था। कि कौन दिया था? नसरुद्दीन शाह। ठीक है, अगर पूछ दे तो समझ में आता है। हालांकि देखना कि बलबन को उलूग खां का उपाधि दिया गया था, यानी उलूग खां किसको बुलाता था? बलबन को बुलाता था। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इल्तुतमिश से कुछ सवाल करने का। जो लाल कपड़ा का शुरुआत किसने किया था न्याय के लिए? हाँ, लाल कपड़ा का शुरुआत न्याय के लिए किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? मकबरा निर्माण का पद्धति कौन लाया था? है ना, भारत में मकबरा निर्माण करने का जो शुरुआत था वो कौन लेकर आया था? लेकिन जब आएगा कि शुद्ध मकबरा निर्माण, तब किसके बारे में बोलेंगे? बलबन के बारे में। शुद्ध इस्लामिक परंपरा से मकबरा निर्माण किसने करवाया था? शुद्ध इस्लामिक परंपरा। क्वेश्चन सुनना, केवल लगेगा मकबरा तब इल्तुतमिश, लेकिन शुद्ध इस्लामिक लगेगा तब क्या बोलेंगे? बलबन। ठीक है, बलबन ने अपने समय में मेहराब बनाने का शुरुआत किया था। मेहराब समझते हो? गोल गुंबज टाइप का होता है ना, देखना मंदिर के ऊपर जो गुंबज टाइप का होता है उसको मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब। तो मेहराब बनाने का भी शुरुआत कौन किया था? बलबन किया था। ये लिखना होगा, ये तुम लोग समझ जा रहे हो? समझ जा रहा है ना? लिख देते हैं मेहराब। मेहराब बनाने का भी शुरुआत किया था। कोई दिक्कत है? बलबन। रक्त एवं लोह बहुत भी आई है। सजदा पे गोश्त बहुत भी आई है। राजा का राजत्व का सिद्धांत बहुत भी आई है। 40 दल का समाप्ति एकदम भी आई है। समझ में आ रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेहराब उहराब बहुत कम पूछता है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? हर एक छोटा छोटा बारीकी पर एकदम बारीकी से ध्यान देना। हर एक छोटा छोटा पॉइंट पे बारीकी से ध्यान देना। समझ में आ रहा? तो हम लोग कंप्लीट बलबन भी देख लिए, है ना। अब बलवंश के बाद क्या था? केकुबाद और क्यूमर्स। इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुमको सीक्वेंस दे दो। गुलाम वंश में टोटल राजा का यही लिस्ट है। क्या है? जो सुल्तान था ना, वो टोटल का यही लिस्ट है। समझ में आ रहा है ना? गुलाम वंश में देखो, दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा आए सबको सुल्तान बोला गया। क्या बोला गया? सुल्तान। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें बादशाह बोला जाता है ना। सब अलग अलग चीज है। तो ये टोटल लिस्ट किसका है? सबके बारे में लिख दिया विद ड्यूरेशन। ठीक है, अब तुमसे सीक्वेंस में भी पूछेगा तो अकबकाना नहीं है ना। सीरीज में सजाने दे देगा कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, तो तुम लोग कंफ्यूज जाएगा। ऐबक का शासनकाल कहां से कहां तक? आराम शाह 1210, इल्तुतमिश 10 से 36, रुकनुद्दीन रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, केकुबाद, क्यूमर्स। कहीं कोई दिक्कत? अब 90 के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब वो भी बहुत ज्यादा वंश आगे नहीं बढ़ा। खिलजी वंश में ज्यादा तक खिलजी वंश जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के आसपास ही घूमेगा। समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो पद्मावत जब मूवी रिलीज हुआ था तो उस समय इनका चर्चा बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि पद्मावत से अलाउद्दीन खिलजी का जो ऐतिहासिक संबंध रहा है उसको अलग अलग तरीके से उसमें दिखाने का कोशिश किया गया, जबकि वहां पे एक्चुअली में क्या था? जोहर हुआ था। हालांकि लोग बहुत ज्यादा मूवी नहीं देखे थे, फिर भी लोग अपना एग्रेशन दिखा रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे कि देवी पद्मावत। देखो एक्चुअली में राजस्थान में पद्मावत को देवी पद्मावत मान के पूजा भी जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए, मतलब 100-150 दासी के साथ वो अग्निकुंड में क्या कर लिए थे? अपना जोहर कर लिए थे। ठीक है, आग लगा लिए थे, हाँ, जर गए थे, मर गए थे। जोहर करना कहलाता है उसको। क्या कहते हैं? जोहर करना। समझा? एकदम आग धधक रहा है, आग का एकदम कुआं रहता है और उसी में सबसे छलांग लगा दिया अपना इज्जत और आबरू बचाने के लिए। ठीक है, मरना कबूल था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना किसी को कबूल नहीं था। समझ में आ रहा है ना? अब यही भारत है। यहाँ पे झांसी की रानी और रानी पद्मावत जैसे नारी भी पैदा हुई है। इसीलिए तुम लोग भी अपना अधिकार के लिए हमेशा वो बनो। अरे बाकी तो सब भगवान के नाम पे छोड़ो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया? नहीं, गुलाम वंश खत्म हुआ। यस सर, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश खत्म होगा। कितना होगा? अभी हम लोग एक को निपटा है, अब आगे क्या निपटाएंगे? खिलजी वंश निपटाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ